क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा इलाका जहां मील मील तक सिर्फ सूखी रेत, झुलसा देने वाली गर्मी और पथरीली जमीन हो, वहां मछलियां तैर रही हों? और सिर्फ इतना ही नहीं, उसी बंजर जमीन पर मीठे अंगूर और खजूर के बड़े बड़े बागान लहलहा रहे हों। सुनने में यह किसी चमत्कार जैसा लग सकता है, लेकिन इजराइल के नेगेव डेजर्ट में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ही सच कर दिखाया है। नेगेव डेजर्ट एक ऐसा इलाका है जो पूरी तरह से सूखा और जीवन के लिए बेहद कठिन माना जाता है, लेकिन इंसान की लगन और आधुनिक तकनीकों के तालमेल ने इस बंजर जमीन को एक नए रूप में ढालने का प्रयास किया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने इस असंभव लगने वाले काम को कैसे मुमकिन बनाया और रेगिस्तान के नीचे छिपे रहस्यों का उपयोग किस तरह किया। यह कहानी विज्ञान, लगन और प्रकृति के साथ मिलकर चलने की एक बहुत ही अनोखी मिसाल है। इस कहानी की शुरुआत साल 1960 के दशक में हुई थी। उस समय इजराइल के लोगों ने सोचा कि रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक बड़ा और प्राकृतिक घेरा बनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने रेगिस्तान के किनारे पर एक बड़ा जंगल लगाने का फैसला किया। इस बड़े प्रोजेक्ट को यातिर फॉरेस्ट नाम दिया गया। इस योजना के पीछे की सोच बहुत सरल और सीधी थी। उनका मानना था कि लाखों पेड़ अपनी जड़ों की मदद से मिट्टी को एक जगह बांधकर रखेंगे, जिससे धूल भरे तूफानों पर रोक लगेगी। इसके अलावा पेड़ों की घनी पत्तियां जमीन को सूरज की तेज धूप से बचाएंगी, जिससे वहां का तापमान कम होगा और मौसम में बदलाव आएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत लगभग 11.6 स्क्वायर माइल्स के बड़े क्षेत्र में 40 लाख से अधिक छोटे पौधे लगाए गए। शुरुआत में ऐसा लगा कि यह योजना सफल हो गई है, क्योंकि पेड़ बड़े हो गए और यह देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बन गया। लेकिन जल्द ही प्रकृति ने उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। समय बीतने के साथ वैज्ञानिकों को पता चला कि यह जंगल उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा था। इसके पीछे मुख्य कारण था भौतिक विज्ञान का एक नियम, जिसे आल्बीडो कहा जाता है। रेगिस्तान की हल्की पीली और सफेद मिट्टी सूरज की धूप को बहुत अधिक रिफ्लेक्ट करती है, यानी लगभग 40% धूप को वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। लेकिन इसके विपरीत पेड़ों की गहरे रंग की पत्तियां धूप को सोख लेती है। यातिर फॉरेस्ट के मामले में भी ऐसा ही हुआ। वहां मौजूद चीड़ यानी पाइन के पेड़ों ने सूरज की गर्मी को सोखना शुरू कर दिया, जिससे वह पूरा इलाका आसपास के रेगिस्तान से भी ज्यादा गर्म होने लगा। इसके साथ ही पानी की भारी कमी के कारण इन पेड़ों ने अपनी पत्तियों के छिद्र बंद कर लिए ताकि वे जीवित रह सकें। इसका परिणाम यह हुआ कि पेड़ों से होने वाली प्राकृतिक कूलिंग पूरी तरह बंद हो गई। कमजोर पेड़ों पर कीड़ों ने हमला कर दिया और सूखी लकड़ियों के कारण वहां आग लगने का खतरा भी बहुत बढ़ गया। आखिरकार वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि रेगिस्तान में जंगल लगाने का यह तरीका सही नहीं था। इस असफलता के बाद भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। साल 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने नेगेव डेजर्ट के अलग अलग हिस्सों में कुएं खोदने शुरू किए ताकि पानी का कोई जरिया मिल सके। जब वे जमीन के नीचे लगभग 0.6 माइल यानी करीब 1 किलोमीटर तक पहुंचे, तो उन्हें पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत मिला। यह पानी चट्टानों के बीच हजारों सालों से जमा था, जो प्राचीन काल के एक महासागर की तरह था। पहले तो वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जब इस पानी का लैब में टेस्ट किया गया तो उन्हें निराशा हुई। यह पानी लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म था और इसमें नमक तथा अन्य खनिजों की मात्रा बहुत अधिक थी। इस पानी को न तो लोग पी सकते थे और न ही इसका उपयोग सामान्य फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता था, क्योंकि नमक पौधों की जड़ों को तुरंत सुखा देता है। इस नमकीन पानी को साफ करने के लिए डीसैलिनेशन की तकनीक का विचार आया। इजराइल इस तकनीक में बहुत आगे है और वह अपने समुद्र के पानी को साफ करके बड़े पैमाने पर उपयोग करता है। लेकिन रेगिस्तान के बीच में ऐसे प्लांट लगाना बहुत मुश्किल और खर्चीला काम था। सबसे पहले तो 1 किलोमीटर नीचे से पानी को बाहर खींचने में बहुत अधिक बिजली लगती थी। उसके बाद उस गर्म और खनिजों से भरे पानी को बहुत महीन फिल्टर से गुजारना पड़ता था, जिससे वे फिल्टर बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। इसके अलावा पानी को साफ करने के बाद जो बेहद नमकीन गाढ़ा घोल बचता था, उसे रेगिस्तान में फेंकने से आसपास की जमीन पूरी तरह से बंजर और सफेद हो जाती। इन सब कारणों से रेगिस्तान में इस तरह पानी साफ करना बहुत महंगा साबित हुआ और इस विचार को छोड़ना पड़ा। तभी वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल अलग नजरिया अपनाया। उन्होंने सोचा कि पानी को साफ करने के बजाय क्यों न ऐसे जीवों को ढूंढा जाए जो इस नमकीन और गर्म पानी में आसानी से रह सकें।
जांच करने पर पता चला कि इस पानी में मौजूद खनिज और लवण तिलापिया और बारामंडी जैसी खास मछलियों के लिए बहुत फायदेमंद थे। इस तरह रेगिस्तान के बीच में बड़े बड़े शेड बनाए गए। जमीन से निकलने वाले गर्म पानी को पहले विशेष कूलिंग सिस्टम में भेजा जाता है ताकि उसका तापमान मछलियों के अनुकूल हो सके। इसके बाद पानी को बड़े बड़े गोल टैंकों में डाला जाता है। पानी को साफ और सेहतमंद बनाए रखने के लिए उसे लगातार घुमाया जाता है, जिससे कचरा तुरंत बाहर निकल जाता है। जैविक फिल्टरों में मौजूद बैक्टीरिया पानी की गंदगी को साफ करते हैं और ऑक्सीजन मिलाकर पानी को दोबारा टैंक में भेज दिया जाता है। इस पानी में मौजूद प्राकृतिक नमक के कारण मछलियां बीमार नहीं पड़ती और उन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं होती। इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि जब इन टैंकों का पानी बदला जाता है तो उसे बेकार समझकर फेंका नहीं जाता। मछलियों के अवशेषों के कारण इस पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे प्राकृतिक पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। यह पानी पौधों के लिए एक बहुत ही उत्तम जैविक खाद का काम करता है। इस पोषक पानी को ड्रिप इरिगेशन पाइपों के जरिए सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इस पानी की मदद से रेगिस्तान में जोजोबा की खेती की जा रही है, जो अत्यधिक गर्मी को सहन कर सकता है। आज दुनिया का लगभग आधा जोजोबा ऑयल इसी रेगिस्तानी इलाके से तैयार होता है, जिसका उपयोग बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियां करती हैं। इसके अलावा यहाँ के मेज्जूल खजूर भी इसी पानी से सींचे जाते हैं, जिससे वे आकार में बड़े और बहुत मीठे होते हैं। यहाँ तक कि अंगूर के बागों में भी इस पानी का उपयोग किया जाता है। नमक के हल्के असर से अंगूर की बेलों पर अनुकूल दबाव पड़ता है, जिससे अंगूर छोटे मगर बहुत गहरे स्वाद वाले बनते हैं और इनसे बेहतरीन वाइन बनाई जाती है। नेगेव डेजर्ट को हरा भरा रखने के लिए इजराइल केवल जमीन के नीचे के पानी पर ही निर्भर नहीं रहता, वह अपने शहरों से निकलने वाले गंदे पानी का भी बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग करता है। जहां दुनिया के अधिकांश विकसित देश अपने सीवेज के पानी को साधारण तौर पर साफ करके नदियों या समुद्र में बहा देते हैं, वहीं इजराइल अपने देश के कुल सीवेज पानी का लगभग 90% हिस्सा रिसाइकल करता है। इस मामले में स्पेन दूसरे नंबर पर है, जो केवल 20% पानी का दोबारा उपयोग कर पाता है। तेल अवीव शहर से निकलने वाले गंदे पानी को शाफ्टन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी में पूरी तरह से साफ किया जाता है। इसके बाद इस पानी को पाइपों के जरिए मीलों दूर नेगेव डेजर्ट में भेजा जाता है। वहां इस पानी से कपास, फलों के बाग और सब्जियों के खेतों की सिंचाई की जाती है। इस प्रकार रेगिस्तान की आधी से अधिक खेती इसी रिसाइकल किए गए पानी पर टिकी हुई है। इन सभी बड़े कामों को करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा और बिजली की आवश्यकता होती है। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि रेगिस्तान को अब केवल एक खाली और बंजर इलाका नहीं माना जा रहा है। आधुनिक तकनीकों, सूझबूझ और प्रकृति के नियमों को गहराई से समझकर विभिन्न देश अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर रहे हैं। चाहे वह पानी का दोबारा उपयोग करना हो, नमकीन पानी में मछलियां पालना हो या सौर ऊर्जा से पूरे सिस्टम को चलाना हो, ये सभी प्रयास हमें सिखाते हैं कि सही दिशा में किए गए कार्य से कठिन परिस्थितियों में भी नए रास्ते खोजे जा सकते हैं।